ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में इंस्पेक्टर अब्बास इंटेरोगेशन रूम के बाहर खड़े दरवाजे पर कान लगाए अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, मगर इंटेरोगेशन रूम की दीवारें साउंड प्रूफ थी, जिसकी वजह से अंदर चल रही बातें बाहर तक नहीं पहुंच सकती थी। इंस्पेक्टर अब्बास इस बात से भी हैरान थे कि जब से कैप्टन डिसिल्वा कैलाश को मिलने रूम के अंदर गए थे, उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरा भी बंद करवा दिए थे। अधिकारी और कैप्टन डिसिल्वा के बीच क्या चल रही थी, इस बातों का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया था। इंस्पेक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कैप्टन डिसिल्वा कैलाश से हुई बातों को सीक्रेट क्यों रखना चाहते थे। अपने ही डिपार्टमेंट से कैप्टन डिसिल्वा क्या छुपाना चाहते थे, यह बात इंस्पेक्टर अब्बास की समझ से बाहर थी। 1 घंटा बीत चुका था। कैप्टन अभी भी कैलाश के साथ इंटेरोगेशन रूम के अंदर मौजूद थे। एक के बाद एक स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ड्यूटी ज्वाइन करने लगे थे। लगभग सारे ऑफिसर ऑफिस में आ चुके थे। नाइट ड्यूटी वाले ऑफिसर ड्यूटी सौंप कर चले गए थे। जब कुछ ऑफिसरों ने इंस्पेक्टर अब्बास को इंटेरोगेशन रूम के पास खड़े देखा तो उन्होंने आकर पूछा, क्या हुआ सर, आप इस तरह यहाँ क्यों खड़े हैं? इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा कि कैप्टन डिसिल्वा कैलाश अधिकारी से पूछताछ करने के लिए अंदर गए हुए हैं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा स्विच ऑफ करवा दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। यह बात सुनकर वो ऑफिसर्स हैरान रह गए। एक ऑफिसर्स ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर कैलाश अधिकारी ने सर के ऊपर हमला कर दिया हो? हम सब एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि कैलाश अधिकारी कितना खतरनाक आदमी है। उस ऑफिसर की बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास एक गहरी सोच में पड़ गए। जब कैप्टन डिसिल्वा अंदर गए थे तब वह अपने साथ अपनी सिक्योरिटी गन भी नहीं ले गए थे। जहां तक वह कैप्टन डिसिल्वा को जानते थे, कैप्टन डिसिल्वा कभी भी इस तरह की गलती नहीं कर सकते थे। इंस्पेक्टर अब्बास को जो भी ट्रेनिंग मिली थी वह कैप्टन डिसिल्वा से ही मिली थी। उन्होंने डिपार्टमेंट में कैप्टन डिसिल्वा जितना होनहार, काबिल और इंटेलिजेंट ऑफिसर कभी नहीं देखा था। फिर ऐसे ऑफिसर से इस तरह की गलती कैसे हो सकती थी? वह इंस्पेक्टर अब्बास की समझ से बाहर था। जब साथी ऑफिसर्स के साथ इंस्पेक्टर अब्बास इंटेरोगेशन रूम के बाहर खड़े थे तब अचानक इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुला। कैप्टन डिसिल्वा कमरे से बाहर आए। उन्होंने पीछे मुड़कर फिर से कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। वो जैसे ही बाहर आए, इंस्पेक्टर अब्बास के अलावा बाकी सारे ऑफिसर उन्हें सैल्यूट करके वहां से चले गए। इंस्पेक्टर अब्बास ने कैप्टन डिसिल्वा से पूछा, क्या हुआ सर, क्या कैलाश अधिकारी ने कुछ बताया? अपनी जेब से रुमाल निकालकर कैप्टन डिसिल्वा अपना हाथ पोंछने लगे। उसके बाद अपनी जेब से अपना सिगरेट बॉक्स निकालकर कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी सिगरेट जलाई। सिगरेट का कस लेने के बाद कैप्टन डिसिल्वा ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, कैलाश मुंह नहीं खोल रहा है। मैं उससे कोई भी काम की बात उगलवाना नहीं पाया। कहीं न कहीं कैप्टन डिसिल्वा के मुंह से यह सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास ने राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर अब्बास ने मौका देखकर कैप्टन डिसिल्वा से कहा, सर, मुझे लगता है कि वह अनिका को जरूर कुछ बताएंगे। मुझे लगता है हमें अनिका को इस बार। अनिका का नाम सुनते ही कैप्टन डिसिल्वा ने इंस्पेक्टर अब्बास को आंखें दिखाते हुए कहा, बस करो अब्बास, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लिया करो। वह सिर्फ एक दुबली पतली कमजोर लड़की है जिसे मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। ऐसे खतरनाक केस में वह लड़की हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। कैप्टन डिसिल्वा की बात काटते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कल जब कैलाश अधिकारी ने अनिका को मेरे साथ देखा तो वो कुछ बताना चाहते थे, कोई ऐसी बात जो शायद हमें कोई लीड दे सके। कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी सिगरेट बुझाती हुई इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, देखो अब बस बहुत हो चुका, इतना समझ लो, अब इस डिपार्टमेंट के हेड तुम नहीं हो, मैं हूँ। इस डिपार्टमेंट में वही होगा जो मैं कहूँगा और तुम्हें भी मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। अब मेरा सबसे पहला ऑर्डर है, मैं उस लड़की का नाम दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। अरे अगर किसी को खांसी सर्दी जुकाम हुआ हो तो गली के नुक्कड़ पर किसी डॉक्टर से मिल लो। किसी डॉक्टर को हमारे इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त अगर किसी की ज़रूरत है तो वह है ब्लैक कैट। हमें किसी भी हालत में ब्लैक कैट को हमारे साथ काम करने के लिए मनाना होगा। अपना सारा ध्यान सिर्फ इसी बात पर रखो। इंस्पेक्टर अब्बास को ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर कैप्टन डिसिल्वा अनिका को डिपार्टमेंट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास ने इस बार धीमी आवाज में कैप्टन डिसिल्वा से पूछा,
सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको अनिका से कोई निजी प्रॉब्लम है? इस बार इंस्पेक्टर अब्बास की बात बिल्कुल कड़क आवाज में जवाब देते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, हाँ है, मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है उस लड़की से। और वह प्रॉब्लम यह है कि जब हम कैलाश को पकड़ने के लिए हम उस मिशन पर गए थे, तब उस लड़की ने जानबूझकर हमारे शार्प शूटर को एक्शन लेने से रोकने की कोशिश की थी और वह इस कोशिश में कामयाब भी हो गई थी। मुझे उस लड़की की काबिलियत पर नहीं बल्कि उसकी नीयत पर शक है। मैं अपने डिपार्टमेंट में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर गद्दार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कैप्टन डिसिल्वा की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, सर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अनिका गद्दार नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। सर, वह एक डॉक्टर है। इंस्पेक्टर अब्बास की बात बीच में काटते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने कहा, बस करो, यह डॉक्टर की रट। मेरी डॉक्टरों के साथ ना ही कोई दुश्मनी है और ना ही मेरी उनकी और कोई हमदर्दी है। आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ और अगर आगे बीमार पड़ भी गया तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा हाथ फैलाकर कि वह मुझे ठीक करे। यह डॉक्टर पेशेंट को कभी ठीक नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत केमिकल से बनी दवाइयाँ देकर कुछ देर के लिए आराम दे सकते हैं, मगर कभी किसी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। यह लोग, उनके लिए हमें खुद हमारे अंदर शक्ति पैदा करनी पड़ती है और इतने सालों में मैंने अपने आप को मजबूत बना लिया है, इतना मजबूत कि मुझे किसी कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कहने के बाद जैसे ही कैप्टन डिसिल्वा अपनी केबिन की ओर जाने आगे बढ़ने लगे, अचानक ही वह चलते चलते जमीन पर गिर पड़े। इंस्पेक्टर अब्बास ने जब कैप्टन डिसिल्वा को इस तरह देखा तो वह दौड़कर उन्हें सहारा देने के लिए उनके पास गए। देखते ही देखते पूरे कॉरिडोर में अफरा तफरी मच गई। लोगों के शोर के बीच कैप्टन डिसिल्वा को सीधे हॉस्पिटल ले गया। अनिका रोहित के बताए हुए एड्रेस पर आर्यन को लेकर ठीक वक्त पर पहुंच गई थी, मगर यह पहली बार हुआ था कि अनिका रोहित से भी पहले बताए गए रेस्टोरेंट पर पहुंच चुकी थी। जब अनिका और आर्यन उस रेस्टोरेंट में पहुंचे तो रेस्टोरेंट के एक स्टाफ मेंबर ने अनिका से कहा, मैडम, आपकी बुकिंग पहले से कर दी गई है। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर प्राइवेट रूम आप ही के लिए बुक किया गया है। अनिका रोहित का स्टाइल अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए इस बार उसे कोई सरप्राइज फील नहीं हुआ। अनिका आर्यन का हाथ पकड़कर उस आदमी के पीछे पीछे बताई गई जगह पर जाने लगी। जब अनिका उस प्राइवेट रूम में पहुंची तो उसने देखा कि रोहित ने जिस रेस्टोरेंट को सिलेक्ट किया था वह एक जैपनीज रेस्टोरेंट का प्राइवेट रूम था। इंटीरियर जैपनीज ओक ट्री की लड़कियों से बनाया गया था। अनिका रेस्टोरेंट का एम्बियंस देखकर रोहित की पसंद से इम्प्रेस हो गई। जैसे ही अनिका आर्यन के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे, आर्यन अपने जूते निकालकर टेबल पर अपनी मैथ्स की वर्कशीट रखकर अपना होमवर्क करने लगा। आर्यन को देखकर अनिका सोच में पड़ गई कि जहां आर्यन की उम्र के बच्चे पढ़ते वक्त भी गेम खेलने के बहाने ढूंढते थे, वहीं आर्यन इकलौता ऐसा बच्चा था जिसे पढ़ने का इतना शौक था कि फैमिली आउटिंग के लिए आने के बावजूद वह लगातार अपने होमवर्क में ध्यान दे रहा था। कुछ देर बाद आर्यन ने अपनी किताब से नजर हटाकर अनिका की ओर देखा और पूछा, मॉम, आज अचानक ही डैड को क्या हो गया कि हमें इस तरह डिनर के लिए बुलाया है? आज अचानक उन्हें अपनी मीटिंग से फुर्सत कैसे मिल गई कि उन्हें हमारी याद आ गई? अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ रखते हुए कहा, याद उन्हें नहीं, रिया को आई है हमारी। रिया का नाम सुनते ही आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन ने अनिका से कहा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, जरूर ऐसा ही हुआ होगा, वरना डैडी के पास हमारे लिए कभी टाइम नहीं होता है। आर्यन की बातें सुनकर अनिका को आर्यन के बचपन पर फिर से तरस आने लगा था, जहां आर्यन ने अपनी मां का प्यार हमेशा मिस किया था। आर्यन की बातें सुनकर अनिका को ऐसा लग रहा था कि रोहित भी आर्यन को बचपन से लेकर आज तक टाइम नहीं दे पाया था। यह बात दिमाग में आते ही उसे अपनी ही भूल का एहसास हुआ। अनिका भी रिया के बचपन से लेकर आज तक अपने ही कामों में उलझी रहती थी। उसे आज इस बात का एहसास हुआ कि रिया के मन पर उस बात का क्या असर हुआ होगा। कहीं न कहीं रोहित के साथ रिया भी यही बात कर रही होगी जो अभी अभी आर्यन ने अनिका के साथ की थी। अनिका ने जब घड़ी की ओर देखा तब उसे एहसास हुआ कि रोहित अपने बताए गए टाइम से 15 मिनट लेट था। अनिका ने जैसे ही रोहित को कॉल लगाने के लिए अपना फोन उठाया, प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और नन्ही सी रिया अपने बाहें फैलाकर दौड़ती हुई अंदर आई। रिया को देखते ही अनिका भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और नन्ही सी रिया को अपने बाहों में उठा लिया। रिया ने अपनी मम्मा को किस करते हुए कहा, मम्मा, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज अपने साथ लाई हूँ।
अनिका हैरान होकर यहाँ वहाँ देखने लगी। रिया अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थी। फिर किस सरप्राइज की बात कर रही थी वह? यह बात अनिका को समझ नहीं आ रही थी। तभी अचानक प्राइवेट रूम का दरवाजा फिर से खुला और इस बार स्पोर्ट शूज, जींस और एक डिजाइनर टी शर्ट पहने हुए लंबे कद का रोहित रूम में अंदर एंटर हुआ। रोहित ने रेड कलर की एक डिजाइनर टी शर्ट पहन रखी थी, काफी स्टाइलिश जीन्स और नीचे मल्टी कलर जूते पहन रखे थे। आज रोहित ने अपना पूरा हुलिया ही बदल कर रख दिया था। रोहित के हाथों में हमेशा ही महंगे रिस्ट वॉच होती थी, मगर आज उस घड़ी की जगह रोहित ने स्मार्ट वॉच पहनी थी। रोहित ने अपने बालों का हेयर स्टाइल भी पूरी तरह से बदल दिया था। जो बाल हमेशा ही काफी अच्छी तरह से सेट रहा करते थे, वह आज कुछ बिखरे हुए नजर आ रहे थे। रोहित को देखते ही आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। आर्यन ने अपने डैडी को कभी भी इस तरह से रूप में नहीं देखा था। नन्ही रिया चेहरे पर जो खुशी थी वह शायद दुनिया का कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता था। अपने डैडी को देखकर नन्ही सी रिया भी अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर जोर जोर से बोलने लगी, माई डैड इज द मोस्ट हैंडसम मैन इन दिस वर्ल्ड। कहीं ना कहीं अनिका भी रोहित के स्टाइल को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी, मगर अनिका अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से यह बात रोहित को जाहिर नहीं करना चाहती थी। अनिका ने रोहित को हेलो कहा और फिर से आर्यन के बगल में अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, आज आपने आने में काफी देर कर दी, मगर 5 मिनट भी और देर होती तो मैं आर्यन को लेकर यहाँ से जाने ही वाली थी। रोहित ने अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ आज मुझे कुछ देर हो गई। वह क्या है ना, जब मैं रास्ते से आ रहा था तो काफी लड़कियां मेरा रास्ता रोकने में लगी हुई थी। रोहित की बातों से कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा था। अनिका सोचने लगी कि आज जरूर रोहित कोई नशा करके आया था और इसलिए इस तरह की बर्ताव कर रहा था। अनिका ने रोहित से कहा, क्या हुआ, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं? कहीं कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील हाथ लग गई है क्या? रोहित ने जवाब देते हुए अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और अपना चेहरा अनिका के बिल्कुल सामने लाकर अनिका से पूछा, बिजनेस डील? नहीं नहीं, यह तो दिल की डील है। बताओ आज तुम्हें मुझ में क्या अलग नजर आ रहा है? अनिका ने रोहित का चेहरा बड़े ही ध्यान से देखा। वैसे तो सब कुछ पहले जैसा ही था, मगर तभी अचानक अनिका की नजर रोहित की आंखों पर पड़ी। रोहित की आंखों के पास जो तिल था वह अनिका को कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनिका को रोहित के चेहरे में जो सबसे अट्रैक्टिव चीज लगती थी वह था उसकी आंखों के ठीक बगल में बना तिल, मगर आज अनिका को वह तिल कहीं नजर नहीं आ रहा था। रोहित को इस तरह देखकर अनिका अपनी जगह पर झटके से खड़ी हो गई और रोहित के चेहरे की ओर इशारा करते हुए अनिका ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, आपके चेहरे का तिल कहाँ गायब हो गया? नन्ही सी रिया ने अपनी मम्मा का रिएक्शन देखते हुए कहा, मम्मा, डैड ने वो तिल निकलवा दिया। मैंने उनसे कितनी बार कहा था कि शायद मम्मा को वह तिल अच्छा लगता था। वह तिल की वजह से डैड जितने हैंडसम हैं उससे ज़्यादा हैंडसम नज़र आते थे, मगर डैड को लगा कि शायद उनको उनके चेहरे पर का तिल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने आज डॉक्टर के पास जाकर वह तिल निकलवा दिया। नन्ही सी रिया का यह एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? इतने बड़े बिजनेस टाइकून होकर इस तरह की बातें आपके दिमाग में आई कैसे? और यह सब करने से पहले आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको किसी से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए? अनिका की नाराजगी साफ बता रही थी कि उसे रोहित के चेहरे का वो तिल कितना पसंद था। अनिका ने रोहित से सलाह मशवरा करने की बात की थी, इसका साफ साफ एक ही मतलब निकल रहा था। अनिका चाहती थी कि ऐसा करने से पहले रोहित को उनसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। रोहित मन ही मन सोचने लगा कि ऐसी बातें तो लड़कियां तभी किया करती हैं जब वह पूरी तरह से लड़के के प्यार में हो। जब एक लड़की और लड़का रिलेशनशिप में होते हैं तो लड़की बस यही चाहती है कि लड़का हर डिसीजन उनसे पूछ कर ले। रोहित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अनिका अभी भी हैरानी से रोहित के चेहरे की ओर देख रही थी। अनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। नन्हा सा आर्यन अपनी किताब रखकर रिया के पास आया और पूछा, यह क्या कर दिया डैड ने? क्या तुमने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा? नन्ही सी रिया ने बिल्कुल दबी हुई आवाज में आर्यन से कहा, नहीं, मैंने तो डैड को रोकने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मुझे पता है कि लड़कियों को लड़कों में क्या बातें अच्छी लगती हैं। हैंडसम लड़कों को सिलेक्ट करने की खूबी मेरे अंदर पहले से है। रिया की यह बात सुनकर आर्यन को रिया की बातों से चिढ़ होने लगी थी।
भूमिका बुआ के साथ रहने का असर रिया के ऊपर साफ नजर आने लगा था, मगर इस वक्त उसके लिए अपने मॉम और डैड के बीच हुई इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाना सबसे ज्यादा जरूरी था। आर्यन को अपने डैड की इस हरकत से काफी चिढ़ हो रही थी। हाँ, पिछले कई दिनों में उसके डैड का स्वभाव काफी बदला था, मगर इस बार रोहित ने जो कदम उठाया था वह आर्यन को काफी चाइल्डिश लग रहा था। रोहित के चेहरे को कुछ देर तक देखने के बाद अनिका झटके से अपनी जगह पर बैठ गई। अनिका इस बार जिस तरह से बैठी थी वह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन अनिका ने किसी बात से हार मान ली हो। रिया आर्यन का हाथ पकड़कर उसे प्राइवेट रूम के टेरेस पर ले गई। बाहर जाकर रिया ने आर्यन से कहा, मुझे लगता है हमें मम्मा और डैड को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। क्या है, बड़ों के बीच में कई ऐसी बातें होती हैं जो हम बच्चों के सामने नहीं कर सकते। तुम अभी छोटे हो, यह सारी बातें तुम नहीं समझ पाओगे। आर्यन को रिया की बातें सुनकर काफी सरप्राइज फील हो रहा था। दोनों जुड़वा थे, एक ही उम्र के थे, मगर फिर भी रिया जिस तरह से आर्यन से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कि रिया किसी कॉलेज में पढ़ रही है और आर्यन अभी नर्सरी में जा रहा बच्चा था। वहां अनिका के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए रोहित ने अपनी जेब से कुछ टिश्यूज निकाले। रोहित ने अपने पास रखे पानी के गिलास में टिश्यूज को डुबाया और अपना चेहरा साफ करने लगा। अनिका यह देखकर हैरान हो गई कि जब रोहित ने भीगे हुए टिश्यू पेपर से अपना चेहरा अच्छी तरह साफ किया था तो रोहित के चेहरे पर वह तिल फिर से नजर आने लगा था। अनिका यह देखकर चौंक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित इस तरह का मजाक क्यों कर रहा था। इससे पहले कि अनिका का गुस्सा उस पूरे डिनर डेट को खराब कर देता, रोहित ने अनिका से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, यह कोई मजाक नहीं था। दरअसल मैंने एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली थी इस तिल को निकलवाने के लिए, मगर मैं जैसे ही कार लेकर उस हॉस्पिटल पहुंचा, रिया ने मुझसे कहा कि शायद मम्मा को आपकी आंखों के ठीक बगल में यह जो तिल है वह अच्छा लगता है। खूबसूरत लड़कियां लड़कों में क्या पसंद करती है यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रिया की बात मेरे दिल में घर कर गई। उस डॉक्टर ने जब सर्जरी के लिए अपने औजार उठाए तब अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर रिया की बात सच निकली तो और तुम्हें मेरे चेहरे पर तिल पसंद हो तो, इसलिए मैंने सर्जरी होने से पहले ही डॉक्टर को रोक लिया और एक टेस्ट लेने के लिए उस तिल के ऊपर मेकअप कर लिया और तिल को पूरी तरह ढक दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे तुम्हारा यह रिएक्शन देखने को नहीं मिलता और मुझे कभी नहीं पता चलता कि तुम्हें मुझ में आखिर क्या बात पसंद थी। वैसे आज तक तुमने मुझसे कभी यह नहीं बताया कि तुझे मुझ में क्या अच्छा लगता है। रोहित की इस बात का बड़ा तीखा जवाब देते हुए अनिका ने कहा, आपसे किसने कह दिया मिस्टर मारवा कि मुझे आप में कोई भी बात पसंद है। जब बच्चों ने देखा कि रोहित और अनिका के बीच में धीरे धीरे सुलह हो गई थी तब दोनों बच्चे फिर से प्राइवेट रूम के अंदर आ गए। रिया और आर्यन ने भी देखा कि रोहित के चेहरे पर वह तिल वापस आ चुका था। दोनों समझ गए थे कि रोहित ने अनिका के साथ एक छोटा सा मजाक किया था। पूरी फैमिली प्राइवेट रूम के कोने में नीचे बिछाए हुए एक नरम गद्दे पर बैठ गई। जापान का खाना उन्हें अपने घुटनों के बल बैठकर खाना था। उन सभी के सामने एक छोटा सा टेबल रखा गया। जब रेस्टोरेंट वालों ने जापानीज क्वाइसीन की अलग अलग डिश आर्यन और रिया के सामने परोसी तो उन्हें यह सब कुछ देखने में बहुत अजीब लग रहा था। मगर रोहित ने दोनों बच्चों की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है और एक बार तुम्हें यह खाने की आदत पड़ गई तो इसका टेस्ट भी अच्छा लगने लगेगा। तभी अचानक प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुला। दोनों बच्चे यह देखकर हैरान हो गए कि भूमिका हाई हील्स पहनकर उनकी ओर चलते हुए आ रही थी। भूमिका शक्ल से काफ़ी टेंशन में लग रही थी। उसने अपना पर्स टेबल पर रखा और अपने हील्स उतारकर बच्चों के बगल में गद्दी पर आकर बैठ गई। भूमिका काफ़ी थकी हुई लग रही थी। एक वेटर ने भूमिका से कहा, मैडम यहाँ पर एक प्राइवेट बुकिंग है, मुझे लगता है आपको किसी ने गलत कमरे में भेज दिया है। भूमिका ने उस वेटर की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, वह जो सामने बैठा है वह मेरा भाई है और उसके बगल में जो बैठी है वह मेरी भाभी है। यह मेरा भतीजा है और यह मेरी भतीजी है। अब जल्दी से मेरी प्लेट में कुछ खाने के लिए रखो, बहुत भूख लगी है। जब होटल के स्टाफ ने यह देखा कि भूमिका पूरे परिवार को अच्छी तरह जानती थी तब उन्होंने भूमिका को रोकने की कोशिश नहीं की। उनकी प्लेट में खाना सर्व करना शुरू कर दिया। बच्चों ने भूमिका की ओर देखकर पूछा, बुआ आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? बच्चों की बात पर तेज सांसें लेते हुए भूमिका ने जवाब दिया, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि आपकी बुआ एक काफ़ी तेज और चालाक लड़की है।
शायद आप दोनों को नहीं पता, मगर तुम्हारी बुआ पुलिस के स्पेशल डिपार्टमेंट की एक स्पेशल ऑफिसर है। भूमिका की बात सुनकर दोनों बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे इस देश में कौन किस वक्त कहाँ जाना चाहता है यह तो तुम्हारी बुआ को पहले से पता चल जाता है। फिर तुम लोग तो मेरे परिवार का हिस्सा हो, तुम्हारी खबर निकालना मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। रोहित ने भूमिका की ओर देखते हुए पूछा, भूमिका, हमने सोचा था आज हमें यहाँ डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा, इसलिए ना हम हमारे घर मिले थे और ना ही गुलिया हाउस में मिले थे, मगर तुमने यह तय कर लिया है कि हमें अकेला नहीं छोड़ोगी ना। भूमिका ने रोहित की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और अनिका की ओर देखते हुए कहा, मैंने भी स्पेशल डिपार्टमेंट छोड़ दिया है। यह कहने के साथ ही बच्चों की प्लेट से खाने का एक निवाला उठाया और अपने मुंह में रख लिया। अनिका और रोहित दोनों हैरानी से भूमिका को देखने लगे। अनिका ने भूमिका से पूछा, यह सब कुछ अचानक हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने मुंह में रखा खाना चबाते हुए भूमिका ने कहा, अरे यार, वह कैप्टन डिसिल्वा बहुत खड़ूस है। तुम्हें पता है, बेचारे इंस्पेक्टर अब्बास ने कई बार तुम्हें फिर से स्पेशल डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाने की रिक्वेस्ट की, मगर कैप्टन डिसिल्वा पता नहीं क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वह तुम्हें फिर से टीम में लाना नहीं चाहते। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी टीम को किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वह दुबली पतली लड़की हमारे मिशन में हमारे लिए मुसीबत साबित हो सकती है। भूमिका की इस बात पर जवाब देते हुए अनिका ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुमने स्पेशल डिपार्टमेंट को छोड़ दिया? भूमिका ने अनिका की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, इतनी सी बात? यह इतनी सी बात है? कैप्टन डिसिल्वा को तुम दुबली पतली लड़की लगती हो और मैं कौन हूँ? क्या मैं मोटी हूँ किसी भी एंगल से? भूमिका अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी जगह पर खड़े खड़े उसने एक पूरा चक्कर लगा लिया और अपने हाथ हवा में फैलाते हुए बच्चों की ओर देखकर पूछा, क्या किसी भी एंगल से मैं तुम्हें मोटी लग रही हूँ? भूमिका को डांट लगाते हुए अनिका ने पूछा, भूमिका, यह मजाक की बात नहीं है। तुमने स्पेशल डिपार्टमेंट को काफ़ी साल दिए हैं। तुम स्पेशल डिपार्टमेंट एक काफ़ी अहम हिस्सा हो। कुछ सालों में तुम खुद डिपार्टमेंट की कैप्टन बन सकती हो। फिर अचानक इस तरह का डिसीजन लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। भूमिका फिर से गद्दी पर बैठ गई और इस बार अपनी आवाज़ में थोड़ी सीरियसनेस लाती हुए अनिका से कहने लगी, अनिका, मुझे लगता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है डेट इज नॉट फेयर, मगर पूरे डिपार्टमेंट को जो बात लग रही है, कैप्टन डिसिल्वा को उसमें कोई इनजस्टिस नजर नहीं आ रही है। वह तब तक तुम्हारी काबिलियत नहीं समझेंगे जब तक तुम उनकी कोई ऐसी बीमारी ठीक न कर दो जिसे दुनिया का कोई और डॉक्टर ठीक न कर सके। खैर, किसी को बद्दुआ देने से अच्छा है उनसे नाता ही तोड़ दो। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया और स्पेशल डिपार्टमेंट छोड़कर चली आई तुम लोगों के पास। जैसे ही यह कहने के बाद भूमिका ने और एक निवाला अपने मुंह में रखा, उसे एहसास हुआ कि उसने काफ़ी तीखी मिर्च मुंह में डाल ली थी। भूमिका अपनी जबान बाहर निकालकर होटल के स्टाफ से पानी मांगने लगी। भूमिका को इस तरह देखकर रूम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। तभी अचानक अनिका के मोबाइल पर इंस्पेक्टर अब्बास का कॉल आया। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि इंस्पेक्टर अब्बास ने कई बार कोशिश की थी कि अनिका को स्पेशल डिपार्टमेंट में फिर से तैनात किया जाए, मगर वह कैप्टन डिसिल्वा के सामने नाकामयाब रहे। अनिका उन्हें और किसी अक्वार्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए फ़ोन उठाते ही अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, देखिए इंस्पेक्टर अब्बास, आपको मेरे लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करना मेरी ज़िंदगी का आखिरी मकसद नहीं है। अब इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। अनिका को सामने से तेज सांसें लेने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, इस वक्त मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। कैप्टन डिसिल्वा को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि कैप्टन डिसिल्वा को बहुत ही खतरनाक वायरल अटैक आया हुआ है। यह वायरस उनके दिमाग में फैल रहा है। अगर बहुत जल्द डॉक्टर अमृता ने उनका इलाज नहीं किया तो हो सकता है कि कैप्टन डिसिल्वा बहुत जल्दी दम तोड़ दे। रेस्टोरेंट का प्राइवेट कमरा काफ़ी शांत था। इंस्पेक्टर अब्बास ने फ़ोन पर अनिका को जो कुछ भी बताया था वह सारी बातें सभी ने सुनी थी। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर भूमिका काफ़ी हैरान हो गई। भूमिका हैरानी से रोहित की ओर देखकर कहने लगी, मुझे लगता है मेरी जुबान पर काला तिल है। मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा वह बात सच हो रही है। हॉस्पिटल में जब कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी आंखें खोली तब उन्हें सर में भारी दर्द महसूस हो रहा था।
उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पूरे शरीर पर छुरियां चलाई गई थी। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने देखा कि उनके सर और सीने पर पट्टियां लगी थी। जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश की, इंस्पेक्टर अब्बास, स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर्स और हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ आगे आकर उन्हें रोकने लगा। एक जूनियर डॉक्टर ने उन्हें कहा, सर इस वक्त आप लेटे रहिए, आपके शरीर के ऊपर कई ऑपरेशन हुए हैं, मगर अब घबराने की कोई बात नहीं है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस आपको कुछ दिनों के लिए आराम करना होगा। जब जूनियर डॉक्टर ने यह बात कही तब कैप्टन डिसिल्वा को इस बात का एहसास हुआ कि उनका ऑपरेशन पूरा हो चुका था। बेहोश होने से पहले जो आखिरी बात उन्हें याद थी वह यह था कि हॉस्पिटल लाने के बाद एक सीनियर डॉक्टर ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा था कि पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक आया था, और ये बात भी अच्छी तरह जानते थे कि इतना खतरनाक ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद अक्सर पेशेंट या तो कोमा में चला जाता था या तो उनके शरीर का कोई अंग पैरालाइज हो जाता था। मगर जब कैप्टन डिसिल्वा ने अपना पूरा शरीर महसूस किया तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके शरीर पर हर अंग मूवमेंट कर रहा था। खुद कैप्टन डिसिल्वा भी जानते थे कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कैप्टन डिसिल्वा ने अपने सामने खड़े डॉक्टर को धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच आपके हाथों में जादू है, वरना जब मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिरा था तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। जब कैप्टन डिसिल्वा ने उस जूनियर डॉक्टर से यह बात कही तो वह हैरानी से इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखने लगे। स्पेशल डिपार्टमेंट से आए बाकी ऑफिसर भी कैप्टन डिसिल्वा से कुछ कहना चाहते थे, मगर तभी कैप्टन डिसिल्वा के कानों पर अनिका की आवाज पड़ी। कमरे के दरवाजे पर अनिका ट्रैफिक पुलिस के हेड से बातें कर रही थी। अनिका उनसे कह रही थी, देखिए मैंने कानून तोड़ा है और मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दिल्ली में आए दिन जवान लड़के लड़कियां शराब पीकर नशे में धुत होकर तेज गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर निकल जाते हैं। जब मेरे ऑफिसर ने आपको ऐसा करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि आप भी उन्हीं में से एक हैं, इसलिए सारे शहर की ट्रैफिक पुलिस देखते ही देखते आपकी कार का पीछा करने लगी। मगर जब उन्हें पता चला कि आप यहाँ कैप्टन डिसिल्वा का ऑपरेशन करने पहुंची हैं तब उन्हें इस बात की बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर आपको यहाँ पहुँचने में जरा सी देर हो जाती तो कैप्टन डिसिल्वा बच नहीं पाते। यह बात खुद मुझे हॉस्पिटल के अटेंडिंग डॉक्टर ने बताई है। कैप्टन डिसिल्वा हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफिसर हैं और आपने उनकी जान बचाकर एक चमत्कार ही किया है। अनिका और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हेड की बात सुनकर कैप्टन डिसिल्वा हैरानी से अपने साथी ऑफिसरों की ओर देखने लगे। तभी एक साथी ऑफिसर ने कैप्टन डिसिल्वा से कहा, सर आपकी जान डॉक्टर अमृता यानी कि हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की फॉरेंसिक एक्सपर्ट रह चुकी मिस अनिका ने बचाई है। यहाँ के डॉक्टरों का कहना था कि आपका ब्रेन स्ट्रोक इतना खतरनाक था कि आपकी जान बचाना हॉस्पिटल के डॉक्टरों के लिए नामुमकिन था। यह एक तरह का वायरस अटैक था आपके दिमाग पर। अक्सर यूरोप के देशों में इस तरह का वायरस अटैक ह्यूमन ब्रेन पर देखा गया है। एक तंदुरुस्त आदमी का दिमाग इस वायरल अटैक के कारण अचानक ही फ्रीज हो जाता है और इंसान अपनी जान गंवा देता है। अगर डॉक्टर अमृता ने आपको मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक दवाइयाँ दोनों का मिला जुला ट्रीटमेंट नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या होता सर। बाकी लोग भी उस ऑफिसर की बात में हामी भरते हुए कहने लगे, जी सर, डॉक्टर अमृता ने हमारी आंखों के सामने चमत्कार किया है, वह एक जीनियस है। साथी ऑफिसर्स की बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इंस्पेक्टर अब्बास के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस वक्त अपने सिलेक्शन पर नाज हो रहा था। अनिका ने उसकी सिलेक्शन को बिल्कुल सही ठहराया था। मौका देखते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कैप्टन डिसिल्वा से कहा, सर अब आपका क्या कहना है? ऐसे होनहार डॉक्टर को अगर हम स्पेशल डिपार्टमेंट में रखते हैं तो न सिर्फ हमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिलता है बल्कि अचानक अगर हेड क्वार्टर्स में फिर से कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ऐसे चमत्कारी डॉक्टर के साथ होने से हम में से कई लोगों की जान बच सकती है। कैप्टन डिसिल्वा होश में आते ही अपनी आदत के हिसाब से हर चीज में कोई ना कोई चाल ढूंढने लगते थे। इस वक्त भी अनिका की ओर देखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था कि जरूर इसमें भी अनिका की कोई चाल होगी। हो सकता है उन्हें जो ब्रेन स्ट्रोक आया था वह इतना खतरनाक ना हो। अनिका ने रोहित की मदद से लाइफ केयर हॉस्पिटल के अटेंडिंग डॉक्टर को यह सब कुछ कहने के लिए मजबूर किया हो और फिर एक बिल्कुल सीधे साधे ऑपरेशन को चमत्कार का नाम देकर सभी को इम्प्रेस कर लिया हो।
वरना इस तरह के चमत्कार होते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। इस वक्त वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए अपने साथी ऑफिसरों को इमोशंस को रिस्पेक्ट देते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने अनिका की ओर देखकर कहा, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर अब्बास ने मुस्कुराते हुए कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखा और फिर से पूछा, सर तो यह क्या कहना है अब आपका इस दुबली पतली सी लड़की डॉक्टर के बारे में? कैप्टन डिसिल्वा जान चुके थे कि इंस्पेक्टर अब्बास इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए धीमी आवाज में कैप्टन डिसिल्वा ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, ठीक है, इसे स्पेशल डिपार्टमेंट में वापस बुला लो। यह बात सुनते ही जैसे स्पेशल डिपार्टमेंट की बाकी ऑफिसरों को एक खुशखबरी मिल गई थी। सभी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। जूनियर डॉक्टर ने कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखते हुए कहा, मगर सर डॉक्टर अमृता ने एक खास बात खास तौर से कही है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए आपको सिगरेट छोड़नी होगी। सिगरेट छोड़ने के कई फायदे हैं। हमारे रिकॉर्ड और स्टडीज यह बताते हैं कि जिन लोगों में वक्त रहते सिगरेट छोड़ी है उनकी उम्र उन्होंने कम से कम 10 साल से बढ़ा ली है। और अगर आप लंबे समय तक स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर अमृता का यह छोटा सा काम करना होगा। अपने फेफड़ों को और स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिस को सिगरेट के धुओं से आज़ादी देनी होगी। डॉक्टर की बात सुनते ही बाकी ऑफिसरों के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। सिगरेट छोड़ने की बात कैप्टन डिसिल्वा के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली थी, मगर उन्होंने किसी तरह अपनी नज़रें डॉक्टर से चुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा। टॉपिक बदलने के लिए कैप्टन डिसिल्वा ने इंस्पेक्टर अब्बास को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, एक काम करना अब्बास, डॉक्टर अमृता का, मेरा मतलब है मिस अनिका का टर्मिनेशन लेटर उन्हें वापस मंगवा लो और उस लेटर की जगह। इससे पहले कि कैप्टन डिसिल्वा अपनी बात पूरी कर पाते अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, सर मैंने अभी तक अनिका का टर्मिनेशन लेटर ड्राफ्ट नहीं किया था। मैं जानता था कि आपको एक दिन जरूर इस बात का एहसास होगा कि आपसे क्या गलती हुई थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने ये बात बड़ी कैजुअली कही थी। स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर्स भी इंस्पेक्टर अब्बास की यह बात सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। एक के बाद एक सभी ने इंस्पेक्टर अब्बास के कंधे पर शाबाशी देते हुए कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया सर, वरना हमें कई लीगल फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता उन्हें फिर से डिपार्टमेंट का मेंबर बनाने के लिए। साथ ही ऑफिसर्स भी एक के बाद एक इंस्पेक्टर अब्बास की तारीफ करने लगे थे, मगर कहीं न कहीं कैप्टन डिसिल्वा को इंस्पेक्टर अब्बास की यह बात बहुत चोट पहुंचा रही थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने जो भी बात कही थी उससे यह साफ था कि उन्होंने कैप्टन डिसिल्वा के ऑर्डर फॉलो नहीं किए थे। इसका मतलब यह था कि इंस्पेक्टर अब्बास कैप्टन डिसिल्वा को अपना बॉस नहीं मानते थे और यह बात कैप्टन डिसिल्वा को इस वक्त तीर की तरह चुभ रही थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने सोचा था कि अनिका के किए हुए ऑपरेशन के बाद कैप्टन डिसिल्वा का नजरिया अनिका की ओर पूरी तरह से बदल गया होगा, मगर यह बात कमरे में खड़ा कोई इंसान नहीं जानता था कि दरअसल कैप्टन डिसिल्वा मन ही मन अनिका को पहले से ज़्यादा नफरत करने लगे थे। इस वक्त उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर था। वह अच्छी तरह जानते थे कि इस वक्त उनके लिए गुस्सा बेहद खतरनाक हो सकता था, इसलिए किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कैप्टन डिसिल्वा मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर इंस्पेक्टर अब्बास को हो क्या गया था। इंस्पेक्टर अब्बास कैप्टन डिसिल्वा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इंस्पेक्टर अब्बास स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड बना दिए गए थे और अब काफ़ी सालों बाद कैप्टन डिसिल्वा को उसी डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था। कैप्टन डिसिल्वा ओहदे में इंस्पेक्टर अब्बास से ऊपर थे, मगर यह कहा जा सकता था कि स्पेशल डिपार्टमेंट की कमान अभी भी पूरी तरह से इंस्पेक्टर अब्बास के हाथों में थी और कैप्टन डिसिल्वा यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर स्पेशल डिपार्टमेंट की पूरी कमान उन्होंने अपने हाथों में लेनी है तो सबसे पहले उन्हें स्पेशल डिपार्टमेंट में काम कर रहे सारे ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट हासिल करनी होगी। इस वक्त उन्हें नज़र आ रहा था कि वह सारी रिस्पेक्ट और वह सारा सपोर्ट जो वह अपने साथी ऑफिसर से चाहते थे वह इंस्पेक्टर अब्बास को मिल रहा था। उन्हें बहुत जल्द इंस्पेक्टर अब्बास के हाथ से स्पेशल डिपार्टमेंट की कमान अपने हाथ में लेनी थी और शायद इसीलिए कैप्टन डिसिल्वा ने आते ही अनिका को बर्खास्त कर दिया था, ताकि वह लोगों की नज़रों में यह साबित कर सके कि इंस्पेक्टर अब्बास अपने काम में अब तक इतने माहिर नहीं हुए थे कि स्पेशल डिपार्टमेंट की कमान अपने हाथों में ले सके। मगर अपने ऊपर हुए ऑपरेशन के बाद कैप्टन डिसिल्वा की यह चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। साथ ही ऑफिसर की नज़रों में इंस्पेक्टर अब्बास की इज्जत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बिस्तर पर लेटे हुए कैप्टन डिसिल्वा किसी तरह जल्द से जल्द पूरे डिपार्टमेंट की कमान अपने हाथ में लेना चाहते थे।
उन्हें अब जल्दी से कोई तरकीब सोचनी थी जिससे ऑफिसर्स की नज़रों में अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास से ज़्यादा इज्जत कैप्टन डिसिल्वा की हो। ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद ही अनिका ने कैप्टन डिसिल्वा की सारी रीडिंग चेक कर ली थी। जब अनिका को यह तसल्ली हो गई थी कि कैप्टन डिसिल्वा अब खतरे से बिल्कुल बाहर थे, तो अनिका ने हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों को केस सौंप दिया। मयूर और बूढ़े बाबा का हालचाल पूछने के बाद अनिका हॉस्पिटल से घर आने के लिए निकल गई थी। अनिका के सर पर इस वक्त मयूर को फिर से पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ा करने का जुनून सवार था। वह किसी भी तरह अपने भाई को पहले जैसा दिखना चाहती थी, मगर उसके लिए उसे अभी और बहुत मेहनत करनी थी। कई चीज़ों का अभ्यास करना था और कई जड़ी बूटियों के बारे में पता लगाना था। जैसे ही अनिका गुलेरिया हाउस के पार्किंग लॉट में पहुंची, अनिका ने देखा कि उसके मोबाइल पर उससे अननोन नंबर से एक मैसेज आया था, जिससे क्रिस्टोफर हमेशा उससे बात किया करता था। कई दिनों से क्रिस्टोफर ने अनिका को कोई मैसेज नहीं भेजा था। पिछली बार क्रिस्टोफर ने जब अनिका से एक सवाल का जवाब दिया था, उसके बाद अनिका की जिंदगी के मायने बदल गए थे। अनिका जानना चाहते थे कि इस बार आखिर क्रिस्टोफर उसे अपनी जिंदगी से जुड़ा कौन सा राज बताना चाहता था, और अब उस राज को जानने के बाद अनिका की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला था। जब अनिका ने क्रिस्टोफर का मैसेज नोटिफिकेशन टैप किया तो उसने देखा कि क्रिस्टोफर ने अनिका को मैसेज में लिखा था, लगता है तुम अपनी जिंदगी से जुड़े राज को जानना नहीं चाहती, और मैं यह सोच रहा था कि तुम अपने अतीत से जुड़ी हुई बातों को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो। बस यह मैसेज मैंने तुम्हें यही बात याद दिलाने के लिए किया था कि मेरे पास अभी तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़े ऐसे कई राज हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी के मायने बदल सकते हैं। अनिका ने तेजी से रिप्लाई करते हुए लिखा, वैसे शर्त मैंने जीती थी और राज तुम्हें मुझे बताने थे, मगर मुझे लगा तुम अपने वादों से मुकर गए। अनिका के इस मैसेज का क्रिस्टोफर ने जो रिप्लाई लिखा वह देखकर अनिका शॉक हो गई। क्रिस्टोफर ने लिखा था, एक वादा तुमने भी किया था मुझसे, आशीष डोगरा का ख्याल रखा जाएगा। मगर आज फिर आशीष डोगरा ने अपनी दवाई नहीं ली। क्रिस्टोफर का मैसेज पढ़कर अनिका फिर से हैरत में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्रिस्टोफर इस वक्त कहाँ छुपा बैठा था, जहां से वह आशीष पर नजरें रख रहा था। अनिका काफी दिनों से आशीष के चैप्टर को पूरी तरह से भूल चुकी थी। आशीष को लास्ट स्टेज लंग कैंसर था। अनिका ने स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर से रिक्वेस्ट की थी कि वह आशीष के साथ सख्ती ना बरते। अगर ऐसा किया तो हो सकता था कि आशीष वहीं पर दम तोड़ दे। आशीष की हालत काफ़ी नाजुक थी, उसके लिए रोज टाइम पर दवाई लेना बहुत ज़रूरी था। अनिका ये बात नहीं जानती थी कि कैप्टन डिसिल्वा ने अनिका को वापस सर्विस ज्वाइन करने के लिए बुला लिया था। जब कैप्टन डिसिल्वा और उसके साथी ऑफिसरों में बातचीत चल रही थी, तब अनिका हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टरों के साथ रिपोर्ट डिस्कस कर रही थी। मयूर गुलेरिया और बूढ़े बाबा की खबर लेने के बाद अनिका वहां से सीधे घर लौट गई थी। अनिका ने क्रिस्टोफर के मैसेज का जवाब देते हुए लिखा, अगर तुम्हें आशीष के बारे में भी कोई बात करनी है तो तुम्हें अब इंस्पेक्टर अब्बास के साथ बात करनी होगी, क्योंकि अब मैं स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करती हूँ। यह मैसेज क्रिस्टोफर को भेजने के बाद अनिका गुलेरिया हाउस के अंदर दाखिल हुई। जब अनिका अपने कमरे की ओर जा रही थी, तब उसने श्रेया और आकाश की गैलरी से आती हुई आवाज सुनी। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि शादी के बाद वह दोनों से मिली नहीं थी। अनिका उनसे पूछना चाहती थी कि उन लोगों ने अब हनीमून के लिए क्या प्लानिंग की थी। अनिका अपने दोस्त की जिंदगी में इस समय बेहतरीन लम्हों में उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पा रही थी। इस बात का उसे अफसोस था, मगर जब अनिका उन दोनों से बात करने के लिए बालकनी के पास पहुंची, तब उसने श्रेया को कहते हुए सुना, वह कैसे हैं? क्या तुम्हें उनके बारे में कोई खबर मिली? आकाश ने इस बार कैलाश अधिकारी की खबर निकलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, मगर स्पेशल डिपार्टमेंट में कैद कैलाश की कोई खबर आकाश के आदमी नहीं निकाल पा रहे थे। अपनी नज़र झुकाते हुए आकाश ने श्रेया से कहा, वह ठीक ही होंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आकाश का चेहरा देखकर श्रेया समझ गई थी कि जरूर कुछ गड़बड़ थी। आकाश का पावर और गुलेरिया परिवार का नेटवर्किंग श्रेया अच्छी तरह से जानती थी। अगर फिर भी कैलाश की कोई खबर आकाश तक नहीं पहुंची थी, इसका मतलब यह था कि कैलाश जरूर किसी ऐसे केस में फंसे थे जो आम क्रिमिनल केस से काफी अलग था। श्रेया ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, क्या पापा किसी स्पेशल केस में फंसे हैं? आकाश जानता था कि अब श्रेया से कोई बात छुपाने का कोई फायदा नहीं था। आज नहीं तो कल आकाश को इस बात से पर्दा उठाना ही था। आकाश ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ,
उन्हें स्पेशल डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया है, इसीलिए मैं उनकी कोई खबर नहीं निकलवा पा रहा हूँ। मगर फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकालूंगा उन तक पहुँचने का। श्रेया अच्छी तरह जानती थी कि अनिका भी पिछले कई दिनों से स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही थी। श्रेया ने आकाश से कहा, क्या हम अनिका की कोई मदद नहीं ले सकते? तब तक आकाश अच्छी तरह जान चुका था कि स्पेशल डिपार्टमेंट से अनिका को बर्खास्त कर दिया गया था और वह अनिका से मदद मांगकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। आकाश ने श्रेया से कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि भले ही अनिका इस घर की बेटी है, मगर वह जिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही है उसके साथ वफादार रहना उसके लिए न सिर्फ जरूरी है बल्कि यह उसका फर्ज है। आकाश की यह बात सुनकर अनिका मन ही मन सोचने लगी कि अगर वह स्पेशल डिपार्टमेंट में रहकर कैलाश के हालचाल के बारे में श्रेया को बता दे तो उसमें क्या गद्दारी हो सकती है। अनिका किसी भी तरह से अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रेया की मदद करना चाहती थी। वैसे तो उसे स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर आज पहली बार अनिका को अपनी बर्खास्तगी पर अफसोस हो रहा था। तभी अनिका ने अपने फ़ोन पर आया हुआ इंस्पेक्टर अब्बास का एक मैसेज पढ़ा। इंस्पेक्टर अब्बास ने मैसेज में लिखा था, तुम्हारा वेकेशन पूरा हुआ, अब जल्दी से ड्यूटी ज्वाइन कर लो। अनिका को कभी इससे पहले कोई काम मिलने की इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त उसे हो रही थी। स्पेशल डिपार्टमेंट में फिर से ज्वाइन होने का मतलब यह था कि वह कैलाश की सेफ्टी अच्छी तरह से कर सकेगी। कभी कभी घर से कैलाश के लिए वह खाना ले जा सकती थी। स्पेशल डिपार्टमेंट में अब काफ़ी ऑफिसर अनिका की मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। वह उनकी मदद से कैलाश को घर का खाना भिजवा सकती थी। कहीं न कहीं अनिका के दिल में कैलाश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर थे, इसलिए नहीं कि वो श्रेया के पिता थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि इस केस में कहीं न कहीं उन्हें फंसाया जा रहा था। बस उसे स्पेशल डिपार्टमेंट में रहकर उसके पीछे छुपे इंसान को ढूंढना था जो यह सारा खेल खेल रहा था। वह वहीं कहीं आसपास था, मगर किसी को नजर नहीं आ रहा था। वरना यह कैसे हो सकता था कि क्रिस्टोफर को आशीष के हालचाल की हर एक डिटेल हर वक्त पता हो। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को मैसेज करके लिखा, ठीक है, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। इसके बाद अनिका बालकनी में खड़े आकाश और श्रेया के पास गई। अनिका को देखते ही श्रेया ने अनिका को दोनों कंधों से पकड़कर कहा, तुम कहाँ थे? सारा दिन मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कॉल भी लगाया, मगर तुम कॉल भी नहीं उठा रही थी। श्रेया की जब अनिका के साथ नई नई दोस्ती हुई थी तब से लेकर अब तक श्रेया को हमेशा ही अनिका की फिक्र लगी रहती थी। आज कैप्टन डिसिल्वा का ऑपरेशन करते वक्त अनिका ने अपना फोन डॉक्टरों के लिए बनाई हुई स्पेशल केबिन में रख दिया था और उसके बाद अनिका श्रेया को कॉल बैक करना भूल गई थी। अनिका ने श्रेया को सॉरी कहते हुए कहा, मेरे पास एक खुशखबरी है। हालांकि श्रेया अपने पापा को लेकर काफ़ी टेंशन में थी, मगर अपनी दोस्त अनिका को खुश देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। श्रेया ने अनिका से पूछा, बताओ क्या खुशखबरी है? क्या मिस्टर रोहित मारवा ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है? अनिका ने श्रेया की बात काटते हुए कहा, बस करो अब श्रेया, क्या इस घर में खुशखबरी का मतलब सिर्फ शादी रह गया है क्या? उससे भी बड़ी खुशखबरी है। पहला, मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट में फिर से बुला लिया गया है। यह बात सुनते ही आकाश चौंक गया। आकाश ने अनिका को धीमी आवाज में पूछा, मगर यह कैसे हुआ? उन्होंने तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया था, फिर अचानक वापस क्यों बुलाया है? आकाश की बातों से श्रेया समझ चुकी थी कि कहीं न कहीं अनिका के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट में कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। हालांकि अगर अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट वापस ज्वाइन कर लेती है तो कैलाश की खबरें श्रेया तक पहुंचाने में काफ़ी आसानी हो जाती, मगर श्रेया यह नहीं चाहती थी कि इसके लिए उसकी दोस्त किसी भी मुसीबत में फंसे। इसलिए अनिका की ओर देखकर श्रेया ने अनिका से पूछा, क्या उन लोगों ने तुम्हें डिसमिस किया था? अनिका ने हाँ में अपना सर हिलाया। इससे पहले कि अनिका और कुछ कहने जाती, श्रेया ने अनिका से कहा, और अब उन्होंने तुम्हें वापस अचानक बुला लिया है? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम उन्हें वापस ज्वाइन करने से मना कर दो। ऐसी ड्यूटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहां तुम्हारी कदर ही ना हो। अनिका ने अपने दोस्त के कंधों पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ मेरी माँ। उन्होंने अपनी गलती मान ली थी और मुझे वापस नौकरी ज्वाइन करने के लिए उन्होंने मेरे पास काफ़ी मिन्नतें भी की हैं। और ज़रा सोचो, अगर मैं फिर से ड्यूटी ज्वाइन करती हूँ तो कैलाश अंकल के लिए रोज़ घर का बना हुआ खाना ले जा सकती हूँ। तुम्हारी और उनके बीच में एक मैसेंजर बन सकती हूँ। अनिका की बात सुनकर श्रेया की आंखें चौड़ी हो गई। श्रेया बस किसी तरह अपने पापा की सलामती चाहती थी
और अनिका अगर स्पेशल डिपार्टमेंट फिर से ज्वाइन करती तो एक बात जरूर जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका कैलाश के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। दूसरे दिन अनिका सुबह तकरीबन 11 बजे जगी। कुछ दिनों से होने वाली भागदौड़ की वजह से अनिका का शरीर काफी थकान महसूस कर रहा था, इसलिए आज उसे ज्यादा नींद की जरूरत थी। अनिका ने जल्दी से शावर लिया और तैयार होकर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस जाने लगी। जैसे ही अनिका नीचे लिविंग रूम में नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी, श्रेया ने एक बड़ी सी बैग उसके सामने रखी और कहा, इसमें मैंने पापा के खाने के लिए कुछ चीजें रखी है, क्या तुम उन तक यह पहुंचा सकती हो? उस बैग का साइज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया ने पूरे हफ्ते का खाना एक साथ पैक कर दिया था। मगर अनिका श्रेया को कुछ भी कहकर उसके सब उत्साह को कम नहीं करना चाहती थी। अनिका ने श्रेया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं पहुंचा दूंगी यह बैग तुम्हारे पापा तक। हाँ, उन्हें खाना कैसा लगा यह तो तुम्हारा खाना पकाने का टैलेंट तय करेगा। अनिका की इस बात पर श्रेया और आकाश दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका ने जल्दी से अपना नाश्ता पूरा किया और जाने से पहले श्रेया को दी हुई वह बैग हाथ में पकड़ी। उस बैग का वजन काफी ज्यादा था, मगर इस वक्त अनिका श्रेया को बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप उस बैग को अपने कंधे पर लटकाकर अनिका गुलेरिया हाउस से निकल गई। अनिका को स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगता था। जब तक अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचती, दोपहर के 12 बज चुके थे। जैसे ही अनिका 3rd फ्लोर इंस्पेक्टर अब्बास के केबिन के पास पहुंची, वो यह देखकर हैरान हो गई कि कैप्टन डिसिल्वा अपने केबिन में बैठे फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि उसने कैप्टन डिसिल्वा का यह मामूली ऑपरेशन किया था और उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल किया था। और जब हॉस्पिटल से अनिका निकली थी तब उसने यह भी चेक कर लिया था कि कैप्टन डिसिल्वा की बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, मगर उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हॉस्पिटल वाले इतनी जल्दी कैप्टन डिसिल्वा को डिस्चार्ज दे देंगे। जब अनिका इंस्पेक्टर अब्बास के केबिन की ओर जाने लगी, तभी अचानक उसने देखा कि कैप्टन डिसिल्वा अपने केबिन में बैठकर इशारे से अनिका को अपने केबिन में बुला रहे थे। अपने कंधे पर बैग लटकाए अनिका धीरे से उनके केबिन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। कैप्टन डिसिल्वा ने फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही अनिका उनके केबिन के अंदर दाखिल हुई, कैप्टन डिसिल्वा ने अनिका से कहा, क्या यह कोई वक्त है ड्यूटी ज्वाइन करने का? यह स्पेशल डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस है, कोई जूनियर कॉलेज नहीं जहां जब चाहा लेक्चर बंक कर दिया और जब चाहा लेक्चर अटेंड करने बैठ गए। अनिका ने जिस तरह इस वक्त बैग अपने कंधे पर लटका कर रखी थी, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे वह किसी जूनियर कॉलेज की स्टूडेंट थी। अनिका ने बिना डरे कैप्टन डिसिल्वा की बातों का जवाब देते हुए कहा, जब मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन करने को कहा गया था तभी मैंने साफ तौर से ये कह दिया था कि मेरी टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहेंगे। आप चाहें तो इंस्पेक्टर अब्बास से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास का नाम सुनते ही कैप्टन डिसिल्वा ने बिना कुछ कहे अनिका को जाने का इशारा किया। बाहर निकलते ही एक साथी ऑफिसर ने अनिका से कहा कि इंस्पेक्टर अब्बास और बाकी साथी ऑफिसर नीचे कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे। कैलाश से मिलने की परमिशन इंस्पेक्टर अब्बास उसे दे सकता था। वह जानती थी कि कैप्टन डिसिल्वा के पास परमिशन मांगने का कोई फायदा नहीं था। अनिका जब कैंटीन में पहुंची तब अनिका कंधे पर बैग देखकर इंस्पेक्टर अब्बास ने पूछा, इतना बड़ा बैग लेकर आई हो, क्या बात है? क्या है इस बैग में? इससे पहले कि अनिका इंस्पेक्टर अब्बास को कुछ बता पाती, स्पेशल डिपार्टमेंट के साथी ऑफिसर ने इंस्पेक्टर अब्बास को इशारे से दरवाजा दिखाते हुए कहा, वह देखिए, लगता है कोई नई ऑफिसर हमें ज्वाइन करने वाली है आज। अंदर आती हुई उस लड़की को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। वह लड़की ठीक इंस्पेक्टर अब्बास के पास आकर खड़ी हो गई। उसने मिनी स्कर्ट, सफेद शर्ट और ब्लैक ब्लेजर पहन रखी थी। हाई हील पहनी वह लड़की कोई ट्रेंड कमांडो जैसी लग रही थी। उस लड़की ने इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखकर कहा, कैप्टन डिसिल्वा ने मुझे अपॉइंट किया है। आज आप लोगों के साथ मेरा पहला दिन है। मेरा नाम है रश्मि शर्मा। रश्मि की आवाज में एक तरह की मिठास थी जिसे सुनकर आसपास खड़े जितने भी यंग ऑफिसर थे वह अचानक ही रश्मि की ओर आकर्षित हो गए। ऐसा नहीं था कि लड़कों ने कभी स्पेशल डिपार्टमेंट में लड़कियों के साथ काम नहीं किया था या रश्मि उन सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, मगर रश्मि के अंदर जरूर ऐसी कोई बात थी जिससे जितने ही कम उम्र के लड़के स्पेशल डिपार्टमेंट में थे वह रश्मि की ओर अट्रैक्ट होने लगे थे।
तभी एक ऑफिसर ने रश्मि के पास आकर पूछा, क्या आप स्पेशल डिपार्टमेंट में नई अपॉइंट हुई हैं? रश्मि ने इंस्पेक्टर अब्बास को अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाते हुए कहा, मुझे कैप्टन डिसिल्वा ने खुद अपॉइंट किया है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तभी पीछे से कैप्टन डिसिल्वा कैंटीन में आए और धीमी आवाज में सबसे कहने लगे, आप लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि मैं स्पेशल डिपार्टमेंट में किसे अपॉइंट कर रहा हूँ। कैप्टन डिसिल्वा के सर पर अभी भी पट्टियां लगी थीं। उन्हें देखते ही कुछ ऑफिसर उनके पास जाकर उन्हें सहारा देने लगे। फिर कैप्टन डिसिल्वा को चेयर पर बिठाते हुए एक ऑफिसर ने उनसे पूछा, सर आपने हमें बताया नहीं था कि हमारे साथ कोई नया ऑफिसर जुड़ने जा रहा है? इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने पूछा, चलो अब्बास, तुम ही बताओ इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? कैप्टन डिसिल्वा के इस सवाल पर सभी लोग हैरान हो गए थे। इंस्पेक्टर अब्बास भी इसका जवाब नहीं जानते थे, क्योंकि वैसे तो स्पेशल डिपार्टमेंट में कई सारे काबिल ऑफिसर पहले से मौजूद थे, मगर फिर भी स्पेशल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा था। मगर वह क्या चीज़ थी जो स्पेशल डिपार्टमेंट को कमज़ोर बना रही थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया तो कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने उस क्रिस्टोफर की गैंग को कई दिनों से पकड़ रखा है, मगर अब तक हम उन लोगों के मुंह से कुछ उगलवा नहीं पाए। इसका एक ही मतलब है कि हमारे डिपार्टमेंट की पूछताछ करने की टेक्निक ठीक नहीं है। तो ऐसे में तुम लोगों को क्या लगता है, इंटेरोगेशन के लिए सबसे ताकतवर नाम इस वक्त अगर लिया जाए तो वह किसका हो सकता है? डिपार्टमेंट में मौजूद सभी लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि कैप्टन डिसिल्वा को ऐसा लगता था कि ब्लैक कैट से अच्छा इंटेरोगेशन दुनिया में और कोई नहीं कर सकता था, और वह किसी भी तरह ब्लैक कैट को स्पेशल डिपार्टमेंट में शामिल करना चाहते थे। तभी एक ऑफिसर ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सर इस काम में तो सबसे ताकतवर नाम है ब्लैक कैट का, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मिस रश्मि ही ब्लैक कैट है? उस ऑफिसर की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास हैरानी से रश्मि की ओर देखने लगे। रश्मि भी अपना सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। रश्मि के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बात को स्वीकार कर रही थी कि वही असली ब्लैक कैट थी। मगर लोगों का कन्फ्यूजन दूर करते हुए कैप्टन डिसिल्वा ने लोगों से कहा, नहीं, यह ब्लैक कैट तो नहीं, मगर इतना समझ लीजिए कि ब्लैक कैट से कम नहीं है। खुद ब्लैक कैट को इनकी इंटेरोगेशन टेक्निक पर गर्व है। इनकी पूछताछ करने की टेक्निक बाकी सबसे बहुत अलग है। इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं। मिस रश्मि एक साइकेट्रिक और क्रिमिनल्स के दिमाग के साथ खेलकर उनसे बातें उगलवाना इन्हें खूब आता है। इन्हें अगर कोई मुजरिम सौंपा जाए तो वह कुछ ही घंटों में उस मुजरिम के दिल में छिपे ऐसे राज हमें बता सकती हैं जो मुजरिम कई दिनों के टॉर्चर के बाद भी बताने को तैयार नहीं होता। जब कैप्टन डिसिल्वा ने रश्मि का यह इंट्रोडक्शन दिया तब अनिका को मन ही मन कुछ याद आने लगा। कई बार जब कैलाश अधिकारी के लिए अनिका ने ब्लैक कैट बनकर लोगों से इंटरोगेशन करके उनके दिल से कुछ ऐसे राज निकाले थे जिसे कैलाश ने रॉयल फैमिली के लोगों की जानें बचाई थी, तब ब्लैक कैट का नाम पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हो गया था। लोग जानते थे कि रॉयल फैमिली के लोगों की जान बचाने के पीछे जितना हाथ कैलाश का था उतना ही हाथ ब्लैक कैट का था। ब्लैक कैट ने कुछ लोगों को पकड़कर उनसे इंटेरोगेशन करके उनके ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्लानिंग पता कर ली थी, और कैलाश ने अपनी जान पे खेलकर वह पूरी की पूरी प्लानिंग चौपट कर दी थी। तब इस रश्मि नाम की साइकेट्रिक ने लोगों से यह कहा था कि वह ब्लैक कैट से भी बेहतर इंटेरोगेशन कर सकती थी। ब्लैक कैट के दांव पेच काफ़ी वायलेंस वाले थे, मगर वह इंसान के दिमाग के साथ खेलकर उसके दिल में ऐसे राज निकलवा सकती थी जो मारपीट से नहीं निकलवाए जा सकते थे। अनिका को कुछ ही सेकंड में रश्मि का पूरा बैकग्राउंड याद आ गया, मगर इस वक्त लोगों के सामने वहीं खड़ी रश्मि मुस्कुराकर सबसे कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बस अपना काम अच्छी तरह करना जानती हूँ, और आपके डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस टैलेंट से आपके डिपार्टमेंट की कोई मदद कर सकूँ। वैसे जिस ब्लैक कैट की बात कैप्टन डिसिल्वा कर रहे हैं वह ब्लैक कैट खुद मेरे काम का कायल है। यह कहकर रश्मि अपना सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। रश्मि की अदाएं देखकर लोग उसके दीवाने होने लगे थे, मगर रश्मि की बात सुनकर अनिका बिल्कुल चौंक गई थी, क्योंकि अनिका ने कभी भी रश्मि के काम की तारीफ नहीं की थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे अनिका ने सीधे रश्मि से पूछ लिया, यह क्या कर रही हो तुम? ब्लैक कैट ने कब तुम्हारी तारीफ की? क्या तुम जानती भी हो ब्लैक कैट को? अनिका के इस तरह से सवाल पूछने पर रश्मि हैरान रह गई।
एक पल के लिए उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई थी। मगर तभी कैप्टन डिसिल्वा ने अनिका को फटकार लगाते हुए कहा, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम ही ब्लैक कैट हो। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ खूबसूरत लड़कियां हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन लगाए रहते हैं, मगर यह स्पेशल डिपार्टमेंट है, कोई ब्यूटी पेजेंट नहीं जिसमें तुम अपने से ज़्यादा खूबसूरत और अक्लमंद लड़की से जिलियस होकर उसे बिना कारण परेशान करो। और मेरी तुम सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ दिनों तक, जब तक रश्मि हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हो जाती, आप सब लोग रश्मि को पूरी तरह सहायता दीजिएगा। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि रश्मि झूठ बोल रही थी। रश्मि ब्लैक कैट को पर्सनली जानती थी। उसने ब्लैक कैट को कभी देखा भी नहीं था, इसलिए दोबारा रश्मि से सवाल पूछने पर अनिका ने कहा, क्या तुम कभी ब्लैक कैट से मिली हो? इससे पहले कि कैप्टन डिसिल्वा अनिका को फिर से फटकार लगाते, रश्मि ने अपने हाथों से अपने बालों की लट पीछे लेते हुए अनिका से कहा, हाँ, मैं ब्लैक कैट से मिली हूँ। वह काफ़ी हैंडसम है और मुझे देखकर तो वह पूरी तरह से फ्लैट हो गया। उसके बाद जब उसने इंटेरोगेशन करने की मेरी टैलेंट देखी तो मुझसे कहने लगे कि आज तक मैं समझता था कि लोगों से गहरे राज उगलवाने में मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मगर चलो, तुमसे मुलाकात हुई तो तसल्ली हुई कि मुझसे भी बेहतर कोई मौजूद है। रश्मि ने जिस तरह बात की थी, ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच ब्लैक कैट के साथ किसी डेट पर गई थी। सभी लोगों ने रश्मि की बात पर विश्वास कर लिया था, मगर अनिका जानती थी कि रश्मि झूठ बोल रही थी। मगर अनिका इस वक्त उसे झूठा साबित करने के लिए कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसके लिए पहले उसे सबके सामने यह बताना होगा कि स्पेशल डिपार्टमेंट की जिस ब्लैक कैट को ढूंढ रहा था, वह ब्लैक कैट खुद अनिका थी। अनिका ने बात आगे नहीं बढ़ाई और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रह गई। जब रश्मि ने देखा कि अनिका अपनी आर्गुमेंट में हार चुकी थी, तब उसने बाकी लड़कों की ओर देखकर पूछा, क्या यहाँ पर अच्छी कॉफ़ी मिलती है? वह क्या है ना, मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है, और तुम्हारे डिपार्टमेंट में अगर मुझे काम करना है तो मुझे काफ़ी देर तक जागना होगा। ऐसे में मेरी कॉफ़ी की आदत मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट में काफ़ी काम आएगी, मुझे लगता है। रश्मि की बात सुनते ही जितने भी जवान ऑफिसर्स थे, वह तेजी से रश्मि के पास आए और एक के बाद एक सभी लोग उसे कॉफ़ी ऑफर करने लगे। अनिका ने रश्मि पर से अपना ध्यान हटाया और इंस्पेक्टर अब्बास को दबी हुई आवाज़ में कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका की ओर देखकर कहा, तुम इन सब बातों को मन पर मत लो। मुझे नहीं लगता यह लड़की ज़्यादा देर तक हमारे डिपार्टमेंट में टिक पाएगी। यह फैशन शो की तितलियां युद्ध के मैदान में ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। वैसे इतना भारी बैग क्यों लाई हो आज? अपनी बैग कंधे से उतारते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, इसमें कैलाश अधिकारी के लिए कुछ खाना और गर्म कपड़े हैं। मैं यह किसी तरह उन तक पहुंचाना चाहती हूं। क्या यह मुमकिन है? इंस्पेक्टर अब्बास ने भीड़ के पास बैठे कैप्टन डिसिल्वा की ओर देखा और फिर से अनिका से कहा, वैसे तो इस काम के लिए हमें कैप्टन की परमिशन लेनी चाहिए, मगर मैं भी इस डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर हूँ। मैं भी तुम्हें इतनी परमिशन तो जरूर दे सकता हूँ, बस तुम्हें इस बैग की चेकिंग करवानी होगी। कंप्लीट चेकअप के बाद तुम यह सारा सामान कैलाश तक पहुँचा सकती हो। अनिका बैग लेकर इंटेरोगेशन रूम की ओर चली गई। देखते ही देखते पूरे स्पेशल डिपार्टमेंट में रश्मि के ज्वाइन होने की बात आग की तरह फैल गई थी। सारे जवान ऑफिसर भाग भाग कर रश्मि की एक झलक देखने के लिए कैंटीन की ओर जा रहे थे। स्पेशल डिपार्टमेंट का इस वक्त वातावरण देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कॉलेज के लड़कों में किसी ने बात फैला दी थी कि कॉलेज की कैंटीन में कोई ब्यूटी क्वीन बैठी है। अनिका वैसे तो कैंटीन छोड़कर ऊपर आ गई थी, मगर अभी भी रश्मि की कही हुई बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है। जब वह ब्लैक कैट से कभी मिली ही नहीं थी तो लोगों को ऐसा कह रह सकती थी कि ब्लैक कैट ने उसकी टैलेंट की तारीफ की थी। मगर फिर अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए अनिका कैलाश अधिकारी के साथ मुलाकात पर फोकस करने लगी। अनिका न सिर्फ उन तक श्रेया की दी हुई चीजें पहुंचाना चाहती थी, बल्कि और काफी ऐसे सवाल थे जो अनिका कैलाश को पूछना चाहती थी। सिक्योरिटी चेक ने जब अनिका में बैग में रखी एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने बैग से एक एक करके चीजें निकालना शुरू किया। अनिका ने देखा कि श्रेया ने वाकई सारी चीजें एक बैग के अंदर रखी थी। गर्म कपड़े, शॉल, खाने की ढेर सारी चीजें, मिठाइयाँ, यहाँ तक कि उसके पापा जो सिगरेट पीते थे उसी ब्रांड की सिगरेट भी श्रेया ने बैग में रखी थी। अपने बाप के लिए बेटी का प्यार देखकर अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कभी सोचा नहीं था
कि जो श्रेया बाहर से अपने पापा को इतनी सख्ती से पेश आती थी, वहीं श्रेया मन ही मन उनकी सारी आदतें अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर ली थी। सिक्योरिटी चेक पूरा होने के बाद अनिका ने एक के बाद एक सारी चीजें फिर से बैग में रखी और इंटेरोगेशन रूम के अंदर चली गई। अंदर जाते ही अनिका ने जब कैलाश को देखा तो वह हैरान रह गई। कैलाश अधिकारी की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। उनका हुलिया काफी हद तक अस्त व्यस्त हो चुका था। कैलाश हमेशा ही स्टाइल और एटीट्यूड में रहने वाले इंसान थे। अपने सर पर एक बाल भी बिखरा हुआ हो तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मगर आज उनकी ऐसी हालत देखकर अनिका काफी हैरान हो गई थी। जल्दी से अनिका बैग लेकर उनके पास गई। कैलाश अधिकारी ने धीरे से अपना सर उठाकर अनिका की ओर देखा। अनिका को देखते ही उन्होंने अपनी पीठ सीधी कर ली और चेहरे पर मुस्कान ले आए। वह अच्छी तरह जानते थे कि अनिका ही वह जरिया थी जिससे उनकी खबर उनकी बेटी तक पहुंचने वाली थी, इसलिए अनिका के सामने वह खुश नजर आने की कोशिश करने लगे। अनिका ने बैग उनके बगल में रखते हुए कहा, श्रेया ने आपकी जरूरत का सामान सारा है। यह सुनते ही कैलाश ने उस बैग को कसकर पकड़ लिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह करोड़ों रुपए के हीरे अपनी बाहों में जकड़ कर रखना चाहते थे, जिससे कोई उन हीरो को छीन न ले। अनिका ने कैलाश के सामने बैठने के बाद उनसे दबी हुई आवाज में पूछा, कैलाश अंकल, जब पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी तब आप मुझसे कोई जरूरी बात शेयर करना चाहते थे, मगर तभी कैप्टन डिसिल्वा कमरे में आ गए थे और हमारी बात अधूरी रह गई थी। इस वक्त हमारे कमरे में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन आप मुझे क्या बताना चाहते थे? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो छोटे तो नहीं हो जाएंगे। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं। इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग हैं कि सपोर्ट नहीं करते।